हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें आपके पेपर का जनरल पार्ट, एकेडमिक पार्ट और सर्विस रूल्स है, सारे कवर किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू ऑन जेम, मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन परचेजिंग है वो किस प्रकार से होती है, और जेम पर आधारित क्वेश्चन से आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी, डीसी, ओएस, एसओ, एएसओ, एफओ, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations in KVS, NVS, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो साथियों, देखते हैं जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन। 101, हु रिजर्व्स द राइट टू डिबार ए बिडर फ्रॉम जैम पोर्टल। जैम पोर्टल से बोली लगाने वाले को डिबार करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है? ऑप्शन देख लेते हैं। बायर, सेलर, जैम एसपीवी, जैम एडमिन, सेंट्रल गवर्नमेंट। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जैम पोर्टल पर जो बिडर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये रजिस्टर्ड बिडर है, उनको डिबारमेंट कौन कर सकता है? किसके पास में डिबारमेंट का अधिकार सुरक्षित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। जैम एसपीवी या जैम एडमिन है वो डिबारमेंट कर सकते हैं। जैम पोर्टल के रजिस्टर्ड लिस्ट है या रजिस्टर्ड बिडर्स है, उसको डिबार किया जा सकता है किसके द्वारा? जैम एसपीवी या जैम एडमिन के द्वारा। करेक्ट आंसर विल बी सी, जैम एसपीवी और जैम एडमिन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट हैपन्स इफ द बिडर्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। विड्रॉज और मॉडिफाई और इम्पेयर्स और डेरोगेट्स फ्रॉम द बिड इन एनी रिस्पेक्ट विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ इट्स बिड। सेकेंड पॉइंट है, इफ इट कम्स टू नोटिस दैट द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड इन इट्स बिड इज फॉल्स, मिसलीडिंग और फोर्ज्ड। और थर्ड पॉइंट है, फेल्स टू फर्निश रिक्विजिट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिक्वायर्ड एज पर ई बिड ऑब्लिक आर ए कंडीशंस। क्या होता है यदि बोली लगाने वाला, मतलब कि ये सब पॉइंट करने के बाद में, इन सब इंफॉर्मेशन के बाद में क्या कार्रवाई होगी? बिडिंग प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड, बी द बिडर विल बी फॉरफिटेड, लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द बिडर, द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द बिडर विल बी फॉरफिटेड। ये सब होने के बाद में क्या हो जाएगा? वो फॉरफिट हो जाएंगे, वो कार्रवाई है वो बंद हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा। व्हाट हैपन्स इफ द बिडर, सबसे पहला पॉइंट है, विड्रॉज और मॉडिफाई और इम्पेयर्स और डेरोगेट्स फ्रॉम द बिड इन एनी रिस्पेक्ट विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ इट्स बिड। तो कोई भी मॉडिफाई करता है, इम्पेयर करता है, डेरोगेट करता है किसी भी वैलिडिटी पीरियड में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या कार्रवाई की जाएगी? इफ इट कम्स टू नोटिस दैट द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड इन इट्स बिड इज फॉल्स, मिसलीडिंग और फोर्ज्ड। और थर्ड पॉइंट है, फेल्स टू फर्निश रिक्विजिट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिक्वायर्ड एज पर ई बिड आर ए कंडीशन। तो इन सभी कंडीशंस में क्या हो जाएगा? उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द बिडर विल बी फॉरफिटेड। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ लॉन्ग इज द डिबारमेंट पीरियड ऑन फर्स्ट सच ऑफेंस। इस तरीके के पहले अपराध पर डिबारमेंट की अवधि कितनी लंबी होती है? तो डिबारमेंट किया जा सकता है, अगर जेम पर कोई गलती करता है तो जो बिडर होता है उसको डिबार किया जा सकता है। कितने दिनों की अवधि होती है? जब पहली बार गलती करता है तो पहला अपराध करता है, तो कितनी अवधि का उसको डिबारमेंट किया जा सकता है, कितने समय तक उसको डिबार रखा जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिमम 1 मंथ, मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बार अगर उसने गलती करी है, पहली बार अपराध किया है, तो बिडर को डिबारमेंट कितने अवधि तक किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, मिनिमम 3 मंथ्स। मतलब कि 3 महीने का उसको क्या किया जाएगा? डिबारमेंट किया जाएगा, उसको रजिस्टर्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। डिबारमेंट है उसका किया जाएगा, कितने दिनों तक किया जाएगा? पहली बार अगर गलती करता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, तो 3 महीने का उसको डिबारमेंट दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा मिनिमम 3 मंथ्स। क्वेश्चन देख लेते 104। इन व्हाट केस शुड द बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर्स बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज, दैट इज टेक्निकल इवेल्युएशन।
प्रथम चरण अर्थात तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियों को किस मामले में वापस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनसक्सेसफुल बिडर है। आपको पता है कि टू बिड सिस्टम में क्या होता है, पहले टेक्निकल बिड खोली जाती है। टेक्निकल बिड खोलने के बाद में जो अनसक्सेसफुल बिडर हो गए थे, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में फिट नहीं हुए, तो उनकी बिड सिक्योरिटी है, ईएमडी है, उसको क्या कर दिया जाएगा, 15 दिनों के अंदर वापिस कर दिया जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो फिट हो गए थे, उनकी फाइनेंशियल बिड है वो ओपन की जाएगी। फाइनेंशियल बिड का लिफाफा ओपन करके उसको जांचा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है प्रथम चरण अर्थात तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियों को किस मामले में वापस किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल बिड सिस्टम, टू पॉकेट और टू स्टेज बिडिंग, लिमिटेड बिड सिस्टम, प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट बिडिंग। तो कौन से मामले में ये होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू पॉकेट और टू स्टेज बिडिंग अगर हो रही है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मैंने आपको समझा दिया कि टू बिड सिस्टम है। तो टू बिड सिस्टम में क्या होगा कि पहले क्या किया जाएगा, टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी और टेक्निकल बिड ओपन होने के बाद में जो अनसक्सेसफुल है बिडर है उनको 15 दिन के अंदर ईएमडी है वो वापस कर दी जाएगी और सक्सेसफुल बिडर की फाइनेंशियल बिड है वो ओपन की जाएगी। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। टू पॉकेट और टू स्टेज बिडिंग प्रोसेस में 15 दिनों के अंदर अनसक्सेसफुल बिडर को ईएमडी लौटा दी जाएगी और सक्सेसफुल बिडर का फाइनेंशियल बिड ओपन करके उसको आगे की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 105। द ईएमडी ऑफ द सक्सेसफुल बिडर विल बी रिटर्न विद इन डैश डेज इफ ही सी हैज फर्निश्ड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और ईपीजी। सफल बोलीदाता की ईएमडी डैश दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी यदि उसने प्रदर्शन सुरक्षा ईपीजी कर दी गई है। तो ईपीजी या प्रदर्शन सुरक्षा या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर दी है तो कितने दिनों के अंदर ईएमडी है वो जमा कर दी जाएगी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो जमा कर दिया जाएगा सक्सेसफुल बिडर का भी। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 डेज, 45 डेज, 15 डेज, 60 डेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईएमडी है वो लौटा दी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर दी है तो कितने दिनों के अंदर ईएमडी लौटा दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 15 डेज। 15 दिनों के अंदर ईएमडी है वो जमा कर दी जाएगी क्योंकि वहां पर क्या जमा हो गई है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा हो गई है, एसडी जमा हो गई है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा हो गई है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको 15 दिनों के अंदर ईएमडी है वापिस कर दी जाएगी सक्सेसफुल बिडर की। ईपीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। आगे क्वेश्चन देख लेते 106। इन केस ऑफ आरए रिवर्स ऑक्शन व्हाट शुड बी इंडिकेटेड टू द बिडर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ऑक्शन। आरए के मामले में नीलामी के आरंभ में बोलीदाताओं को क्या बता दिया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, फिक्स प्राइस ऑफ द आरए, मैक्सिमम प्राइस ऑफ द आइटम, ऑफर प्राइस ऑफ द आइटम, स्टार्ट रेफरेंस प्राइस एंड स्टेप वैल्यू ऑफ डिक्रीमेंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आरए शुरू होने से पहले बिडर्स को क्या बता देना चाहिए। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, स्टार्ट रेफरेंस प्राइस है, शुरुआती मूल्य है या रेफरेंस प्राइस है वो बता देना चाहिए, या स्टेप वैल्यू डिक्रीमेंट है वो बता देना चाहिए, कितनी स्टेप वैल्यू डिक्रीमेंट है वो होगा। तो ये शुरुआत होने पर आरए यानी कि रिवर्स ऑक्शन शुरू होने से पहले ही उसको बता देना चाहिए। मतलब कि एक मिनिमम प्राइस है या रेफरेंस प्राइस है या स्टेप वैल्यू डिक्रीमेंट है वो बता देना होगा बिडर्स को आरए शुरुआत होने से पहले। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, स्टार्ट रेफरेंस प्राइस एंड स्टेप वैल्यू ऑफ डिक्रीमेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं 107। whenever the lowest bid is received within 15 minutes of the reverse auction closing time, that is within 15 minutes of the current reverse auction closing time, the reverse auction end time will automatically increase by how much। जब भी रिवर्स नीलामी के समापन समय यानी रिवर्स नीलामी के मौजूदा समाप्ति समय के 15 मिनट के भीतर सबसे कम कीमत की बोली प्राप्त होती है तो रिवर्स नीलामी का अंत समय स्वचालित रूप से कितना बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि अंतिम समय में 15 मिनट बचे हैं और मिनिमम बोली आ गई है, लोवेस्ट प्राइस आ गई है, तो ऑटोमेटिक कितना समय बढ़ा दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 मिनट्स, नो एक्स्ट्रा टाइम, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 मिनट्स। यानी कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अंतिम 15 मिनट में कोई लोवेस्ट प्राइस आता है, मिनिमम प्राइस आता है,
जब भी रिवर्स ऑक्शन हो रहा है तो अंतिम 15 मिनट में कोई लोवेस्ट प्राइस आता है तो ऑटोमेटिक समय है वो कितना बढ़ जाएगा, अगला 15 मिनट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उससे भी कम कोई कीमत देने वाला उपलब्ध हो जाए, तो अगले 15 मिनट तक और प्रोसेस है आ रहे हैं वो बढ़ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 मिनट्स। क्वेश्चन देख लेते 108। हाउ आर ए पार्टिसिपेंट्स नोटिफाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। आर्य प्रतिभागियों को समय के विस्तार की सूचना कैसे दी जाती है? थ्रू टेलीफोनिक, थ्रू ईमेल, एसएमएस, थ्रू रजिस्टर्ड लेटर, थ्रू मैसेंजर। तो कैसे दी जाएगी अगर समय बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड टाइम है, उसकी सूचना कैसे दी जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, थ्रू ईमेल और एसएमएस। एसएमएस और ईमेल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा आरए के पार्टिसिपेंट को, क्योंकि वहां पर समय बढ़ा दिया गया है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा। क्वेश्चन देख लेते 109। वाई इज द रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस रिपीटेड। रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया क्यों दोहराई जाती है? ऑप्शन देखेंगे, इफ देयर इज अनदर लोअर बिड रिसीव्ड इन द आरए ड्यूरिंग लास्ट 15 मिनट्स ऑफ आरए, if anyone wants to join after the end of the reverse auction process, if reverse auction process is completed, if the name of the desired bidder does not appear in the reverse auction process। तो क्यों दोहराई जाती है, कौन सी कंडीशन में दोहराई जाएगी, रिपीट की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इफ देयर इज अनदर लोअर बिड रिसीव्ड इन आरए ड्यूरिंग लास्ट 15 मिनट्स ऑफ आरए, मतलब कि अंतिम 15 मिनट में कोई लोवेस्ट प्राइस आ जाती है, L1 आ जाता है या लोवेस्ट प्राइस आ जाती है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि अंतिम 15 मिनट में कोई लोवेस्ट प्राइस मिल जाती है, तो यहाँ पर अगले बिडर के लिए मौका नहीं बचता है, तो क्या हो जाएगा, रिपीट की जाएगी, एक्सटेंडेड किया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अगले 15 मिनट तक प्रोसेस है वो फिर से बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अंतिम 15 मिनट में जो रिवर्स ऑक्शन हो रहा था उसके अंतिम समय पर 15 मिनट में लोवेस्ट प्राइस है वो दे दी गई है किसी के द्वारा, तो उससे नेक्स्ट वाले के लिए कोई मौका ना मिले, तो ये प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये हो जाएगी कि मुझे तो और लोवेस्ट प्राइस देनी थी, तो अगला मौका देने के लिए रिपीट की जाएगी, प्रोसेस को फिर से बढ़ाया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, इफ देयर इज अनदर लोअर बिड रिसीव्ड इन द आरए ड्यूरिंग लास्ट 15 मिनट्स ऑफ आरए। क्वेश्चन देख लेते 110। What would be conducted amongst first 50 bidders of the technically qualified bidders? तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से पहले 50 बोलीदाताओं के बीच कौन सी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं, रिवर्स ऑक्शन, प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर टू L1, सिलेक्शन ऑफ द फाइनल बिडर, अवार्ड ऑफ टेंडर। क्वेश्चन में बताया गया है कि टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर है, जिसको आप TQB बोल सकते हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर है, उनके 50 बिडर्स हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनमें से छटनी करनी होगी आपको, जो सक्सेसफुल बिडर है, टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर है, उनमें से 50% को क्या किया जाएगा, कौन से प्रोसेस के द्वारा छांटा जाएगा? सही उत्तर है यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, रिवर्स ऑक्शन किया जाएगा, मतलब कि टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स है उनमें से लोवेस्ट प्राइस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, आरए किया जाएगा, और आरए के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उनमें से कौन फाइनल बिडर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, रिवर्स ऑक्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट डज जैम बायर नॉट हैव एनी लायबिलिटी टू बिडर्स फॉर। जैम या क्रेता का बोली लगाने वालों के प्रति क्या दायित्व तो नहीं है? To ensure that compliances with the conditions rules as laid down under GFR 2017, interruption or delay in access to the GEM site, reverse auction link, implementation of procurement guidelines of the respective organization, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन इन आर ए, जैम या बायर है वो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बचती किसके प्रति, बिडर के प्रति। इनमें से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटरप्शन और डिले इन एक्सेस टू जैम साइट और रिवर्स ऑक्शन लिंक। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैम किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा, जैम नहीं होगा, साथ में बायर भी नहीं होगा, बिडर के प्रति कोई भी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी उसकी नहीं बचती है। जब इंटरप्शन हो जाता है या डिले हो जाता है जैम साइट पर या रिवर्स ऑक्शन के लिंक में किसी तरीके का व्यवधान आ जाता है, तो जैम जिम्मेदार नहीं होगा, साथ में बायर भी जिम्मेदार नहीं होगा, किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बिडर के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जवाबदेही उसकी नहीं होगी। बिडर ऐसा नहीं कह सकते कि आपने इंटरप्शन कर दिया है या डिले कर दिया है जैम साइट में या रिवर्स ऑक्शन में, इसके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बाकी सभी पॉइंट है उनके लिए वो लाइबिलिटी बनती है।
to ensure that compliance is with the conditions and rules as laid down under GFR 2017। इसके प्रति लाइबिलिटी बनती है जेम की या बायर की। साथ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जरूरी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन इन आर ए, ये भी आवश्यक हो जाएगा, परंतु यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। किस कंडीशन में? इंटरप्शन और डिले इन एक्सेस टू द जेम साइट और रिवर्स ऑक्शन लिंक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट ऑप्शन डज बायर हैव टू सेलेक्ट व्हाइल क्रिएटिंग बिड ऑन जेम? जेम पर बोली तैयार करते समय क्रेता को किस विकल्प का चयन करना होता है? बिड ओनली, आर ए ओनली, बिड टू आर ए टू बिड। क्वेश्चन में बताया गया है कि बायर या खरीदार है वो जब बिड क्रिएट कर रहा है जेम पर, तो क्या सेलेक्ट करने का उसके पास में विकल्प होता है, मौका होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बिड टू आर ए मतलब कि बिड है, निविदा से आर ए करवाने का मौका वो ले सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। रिवर्स ऑक्शन का मौका है या अवसर है वो चूज कर सकता है। बिड बनाते समय क्या करेगा? बिड टू आर ए वो सेलेक्ट कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बिड टू आर ए। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अगला सवाल देख लेते हैं 113। व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ द आर इज सेलेक्टेड बाय द बायर एट द टाइम ऑफ बिड क्रिएशन? यदि बोली तैयार करते समय खरीदार द्वारा आर ए का चयन किया जाता है तो क्या जरूरी होगा, कौन सी चीज जरूरी होगी? जब उसने बिड तैयार कर रहा था तो खरीदार ने आर ए मतलब कि रिवर्स ऑक्शन चयन किया था, तो क्या आवश्यक हो जाएगा? विकल्प देख लेते हैं। Buyers would be required to submit their technical and commercial bids before bid closure. Buyers would be required to submit their technical and commercial bids after bid closure. Buyers would be required to submit their commercial bids only. None of the above। तो क्या जरूरी हो जाएगा जब बिड तैयार कर रहा है, जेम पर बिड क्रिएट कर रहा है, तो खरीदार को क्या करना होगा? बिड तैयार करते समय आर ए उसने चयन किया तो क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Buyers would be required to submit their technical and commercial bids before bid closure। मतलब कि टेक्निकल और कॉमर्शियल बिड है वो क्रिएट करनी होंगी, बतानी होंगी उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट क्या है। जब बिड क्लोज होती है उससे पहले ये तैयार करनी होगी, क्योंकि वहां पर वो क्या दे रहा है? आर ए दे रहा है, तो ये जरूरी हो जाएगा। आर ए देने से पहले बिड तैयार कर रहा है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल बिड दोनों ही जमा करनी जरूरी हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बायर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर टेक्निकल एंड कॉमर्शियल बिड्स बिफोर बिड क्लोजर। अगला सवाल देख लेते हैं 114। What would be conducted as per bid to RA qualification rule selected by the buyer? खरीदार द्वारा चयनित आर ए योग्यता नियम की बोली के अनुसार क्या किया जाएगा? बार्गेनिंग विद सेलेक्टेड बिडर, प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर टू L1, सिलेक्शन ऑफ द फाइनल बिडर, रिवर्स ऑक्शन। खरीदार द्वारा चयनित आर ए योग्यता नियम की बोली के अनुसार क्या किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस है अपनाया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, रिवर्स ऑक्शन उसके द्वारा किया जाएगा। व्हाट वुड बी कंडक्टेड एज पर बिड टू आर ए क्वालिफिकेशन रूल सेलेक्टेड बाय द बायर, मतलब कि बायर ने बिड तैयार करते समय क्या सेलेक्ट किया था? आर ए सेलेक्ट किया था। और आर ए क्वालिफिकेशन रूल के अनुसार आर ए में जो क्वालिफाइड हो गए थे उनको सेलेक्ट करने के लिए फाइनल आर ए ऑक्शन है या रेट लेने के लिए क्या करना होगा? उसको रिवर्स ऑक्शन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, रिवर्स ऑक्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 115। बिड टू आर ए विद 50% एलिमिनेशन रूल। तो बिड से आर ए सेलेक्ट करते समय 50% एलिमिनेशन रूल है, उसके बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पहला है आर ए वुड बी कंडक्टेड अमॉन्ग्स फर्स्ट 50% ऑफ द टेक्निकली qualified bidders arranged in the order of prices from lowest to highest। RA would be rounded up to next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd, that is 7 bidder, then RA would be L1 to L4। In case of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all bidders। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट दिए गए, अगर आप बिड तैयार कर रहे हैं और बिड तैयार करते समय आपने आर ए रिवर्स ऑक्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ कौन सा रूल लागू होगा? 50% एलिमिनेशन रूल लागू होगा। और आर ए के लिए 50% एलिमिनेशन रूल के कौन से पॉइंट है ठीक हो जाएंगे? सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
तीनों पॉइंट हैं वो 50% एलिमिनेशन रूल है उसके लिए लागू हो जाएंगे। जहां पर आपने आरए सेलेक्ट किया है तो आरए में रिवर्स ऑक्शन में 50% एलिमिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आरए वुड बी कंडक्टेड अमॉन्ग्स फर्स्ट 50% ऑफ द टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स, मतलब कि जितने भी बिडर आए थे उनमें से टेक्निकली क्वालिफाइड हो गए थे। तो टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर हो गए उनमें से आपको आरए किस पर करना है, फर्स्ट 50% पर ही करना है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, इसको अरेंज करके आप आरए करेंगे, रिवर्स ऑक्शन करेंगे। साथ में क्या बताया गया है, आरए वुड बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू इफ नंबर ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स इज ओड। जहां पर बताया गया है कि अगर 7 बिडर्स हैं तो आरए के लिए 50% रूल में क्या होगा, L1 से लेकर के और L4 तक को आप क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे आरए में और बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि इन केस ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स आर 2 और 3, मतलब कि टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर सिर्फ 2 या 3 है, आरए विल बी बिटवीन ऑल बिडर्स। यहाँ पर 50% का एलिमिनेशन रूल है वो लागू नहीं होगा। तीनों पॉइंट हैं वो 50% एलिमिनेशन रूल में लागू हो जाएंगे, सभी हैं वो आरए में शामिल कर लिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते 116। What is the price band of vendors eligible for MSc preference who will be allowed to participate in the RA process? एमएससी वरीयता के लिए पात्र वेंडरों का मूल्य दायरा क्या है जिन्हें आरए प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो पात्र एमएससी है उनके लिए क्या वैल्यू रखी गई है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एमएससी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेंडर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 15% ऑफ एमएससी L1, 15% ऑफ नॉन एमएससी L1, 25% ऑफ नॉन एमएससी L1, 20% ऑफ एमएससी L1। क्या प्राइस बैंड रखी गई है, कौन से वेंडर के लिए, एमएससी प्रेफरेंस वेंडर के लिए रखी गई है, तो प्राइस बैंड कितने परसेंट रखा गया है एमएससी वेंडर के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 15% ऑफ नॉन एमएससी L1 है उनके लिए प्राइस बैंड रखी गई है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 15% ऑफ नॉन एमएससी L1 है जो कि इलिजिबल वेंडर होंगे। एमएससी को 15% प्राइस बैंड है वो रखा गया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 117. What is the price band of vendors eligible for MII preference who will be allowed to participate in the RA process? मेक इन इंडिया MII वरीयता के लिए पात्र विक्रेताओं की मूल्य सीमा क्या है जिन्हें आरए प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके कि एमएससी था, एमएससी में क्या था कि एमएससी का जो H1 आएगा, मतलब कि जो हाईएस्ट वन आएगा उसको प्रेफरेंस में लिया जाएगा, 15% उसको छूट दी जाएगी। नॉन एमएससी का L1 है उस प्राइस बैंड में कितना परसेंट फायदा दिया जाएगा, 15% दिया जाएगा H1 के। यहाँ पर हाईएस्ट H1 है वो कौन है, ये एमएससी है, मतलब कि ये एमएससी में H1 रखा गया है, इनको 15% फायदा दे करके L1 के साथ में क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स ऑक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि मेक इन इंडिया है तो रिवर्स ऑक्शन के लिए कितने परसेंट प्राइस बैंड रखा गया है, कितने परसेंट प्राइस बैंड में उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर MII है तो मेक इन इंडिया के कोई वेंडर है तो 15% ऑफ MII L1, 15% ऑफ नॉन MII L1, 25% ऑफ नॉन MII L1, 20% ऑफ MII L1। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 20% ऑफ MII L1। अगर वो 25% MII L1 है तो उनको शामिल कर लिया जाएगा, किसमें, रिवर्स ऑक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। तो प्राइस बैंड कितना रखा गया है, यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है 20% रखा गया है। 20% ऑफ मेक इन इंडिया लोवेस्ट प्राइस वन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। हाउ मेनी डेज आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरी ऑफ बिड वैलिडिटी अर्नेस्ट मनी शैल बी रिटर्न टू अनसक्सेसफुल बिडर्स। ठेका दिए जाने या बोली की वैधता समाप्त होने के कितने दिनों बाद असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 15 डेज, 7 डेज, सेम डे, 45 डेज। अगर असफल बोलीदाता है तो उनको ईएमडी है कितने दिनों के अंदर लौटा दी जाएगी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या बिड वैलिडिटी पीरियड है एक्सपायर हो गया है, तो कितने दिनों के अंदर अनसक्सेसफुल बिडर को ईएमडी है वो लौटा दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 15 डेज।
15 दिनों के अंदर ईएमडी है वो लौटा देनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा 15 डेज। क्वेश्चन देख लेते हैं 119। The technically qualified dash bidder will not be allowed to participate in RA। तकनीकी रूप से योग्य डैश बोलीदाता को आरए में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शन है लोवेस्ट कोटिंग बिडर, हाईएस्ट कोटिंग बिडर, क्वालिफाइड लोवेस्ट कोटिंग बिडर, टेक्निकली क्वालिफाइड लोवेस्ट कोटिंग बिडर। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हाईएस्ट कोटिंग बिडर। मतलब कि कोई बिडर टेक्निकली क्वालिफाइड हो गया है परंतु उसने हाईएस्ट कोटिंग बिड दी है, उसने ज्यादा रेट दिए हैं, तो उसको आरए में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा प्राइस देने वाले को टेक्निकली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा प्राइस दिए हैं, प्राइस है वो उसके ज्यादा है, तो टेक्निकली क्वालिफाइड होने के बाद में भी उसको शामिल नहीं किया जाएगा। किस में शामिल नहीं किया जाएगा? रिवर्स ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सभी शामिल होंगे। लोवेस्ट कोटिंग बिडर है ये तो होंगे ही, साथ में क्वालिफाइड लोवेस्ट कोटिंग बिडर है ये भी शामिल होंगे, और टेक्निकली क्वालिफाइड लोवेस्ट कोटिंग बिडर है ये भी शामिल होंगे, परंतु हाईएस्ट कोटिंग बिडर है इनको आरए में शामिल नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हाईएस्ट कोटिंग बिडर। और साथियों देख लेते हैं माँ केसर देवी सीरीज 6 का अंतिम क्वेश्चन 120। हाउ मेनी टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स कैन पार्टिसिपेट इन द रिवर्स ऑक्शन विदाउट एलिमिनेशन। तकनीकी रूप से योग्य कितने बोलीदाता रिवर्स ऑक्शन में बिना एलिमिनेशन के भाग ले सकते हैं? 2 to 3, 7 to 8, 8 to 9, 10 to 11। तो टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स हैं वो कितने से कम होने पर एलिमिनेशन का रूल है लागू नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम 50% टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर के लिए एलिमिनेशन रूल है वो देख चुके हैं। तो कितने से कम क्वालिफाइड बिडर को आरए से एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, रिवर्स ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 2 to 3। मतलब कि 2 से 3 अगर क्वालिफाइड बिडर्स हैं तो उनको सीधे आरए में शामिल कर लिया जाएगा, उनमें से किसी का भी एलिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 बिडर्स हैं वो क्वालिफाइड हुए तो उनको डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स ऑप्शन में शामिल कर लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 2 to 3। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने माँ केसर देवी सीरीज 6 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैम पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं माँ केसर देवी सीरीज में, जहां पर टेक्निकल बिड क्या होती है, कितने परसेंट ईएमडी ली जाती है, कितने परसेंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा की जाती है, ये सारे क्वेश्चंस आज के डिस्कशन में हमने चर्चा किए। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी, डीसी, ओएस, एसओ, एएसओ, और साथ में फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए जैसे कि केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों अभी तक हम माँ केसर देवी सीरीज में 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चंस है निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।